नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्था में तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि मद्रास व बंबई में लागू की गई थी, उसका अध्ययन किया था और उसमें हमने किया था कि जो ब्रिटिश अधिकारी और रैयत के बीच में सीधा कॉन्ट्रैक्ट था। बीच में कोई कमीशन एजेंट, बिचौलिया या दलाल, इस प्रकार का कोई कड़ी जो है वो नहीं थी और सरकार सीधे किसान से, रैयत का अर्थ किसान से अपना लगान वसूल करती थी। लेकिन हमने यह भी अध्ययन किया कि रैयतवाड़ी प्रथा भी स्थायी बंदोबस्त और जो पहले से जो रेवेन्यू सिस्टम चला आ रहा था ब्रिटिशर्स का, उस रेवेन्यू सिस्टम की तरह ये जो है रैयतवाड़ी भी हानिकारक किसानों के लिए सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें भू राजस्व की मात्रा अधिक थी और जब किसी साल फसल खराब हो जाती है तो लगान में छूट की संभावना में बहुत अनिश्चितता थी। तो ये ना किसान के लिए, जब इसका समीक्षा की गई तो किसान के लिए तो ठीक बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश जितना लगान वसूल करना चाहते थे वो भी उनका हिसाब भी पूरा नहीं हो रहा था। तो वो अंग्रेज ये जो रैयतवाड़ी प्रथा लेकर के आए थे, ये भी असफल रही। अब अगला जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है महलवाड़ी प्रथा। विद्यार्थियों, महल शब्द का जो अर्थ है वो किसी गांव से है, किसी जागीर से है। कोई गांव या जागीर, कहीं इसको महालवाड़ी भी लिखा गया कहीं कहीं। इस पद्धति से राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गांव या जागीर के साथ स्थापित की गई। सरकार ने किसी एक व्यक्ति को पूरे गांव का मालिक नहीं माना और न सरकारी भू राजस्व अदा करने हेतु पूर्ण रूप से उसे उत्तरदायी माना। यद्यपि सुविधा हेतु ग्रामीण भूमि के भागीदारों में से प्रमुख को लंबरदार बना दिया और गांव की ओर से उसे अधिकृत कर दिया गया। इस प्रथा में गांव के भागीदारों में संयुक्त रूप से मालिकाना अधिकार निहित होते थे। बंदोबस्त के समय सभी भागीदारों के साथ समझौता किया गया तथा भू राजस्व दायित्व पृथक पृथक प्रत्येक भागीदार का रहा। महलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत गांव की समस्त भूमि के अतिरिक्त मूल्य को आधार मान लिया जाता था। भू राजस्व इस अतिरेक मूल्य का एक भाग था। कंपनी सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में यह हिस्सा 80% से भी अधिक होता था। 1822 में
उड़ीसा में यह 83.3 रखा गया। 1833 में इसमें कुछ संशोधन करके व्यवस्थित एक ढांचा महलवाड़ी को प्रदान किया गया। इसके अनुसार सरकार कुछ गांवों को महल यानी कि जो भी एरिया है में एकत्रित करके उस महल का लगान निश्चित कर लिया गया ऐसा, और फिर उससे गांवों पर विभाजित कर दिया गया। मतलब पूरा जैसे ग्राम पंचायत है उसको ले लो, और ग्राम पंचायत के साथ में लगान निश्चित कर लिया, फिर ग्राम पंचायत में जितने गांव हैं उनमें वो विभाजित कर दिया जाए। प्रत्येक गांव को लगान की मांग के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन महल पर लगाए गए राजस्व मांग में कोई अंतर नहीं किया। यह व्यवस्था बर्ड के नाम से संबंधित है, जो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। बर्ड एक अधिकारी था। इस भूराजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि बाद के वर्षों में इसे कम करने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा। विद्यार्थियों, एक पुस्तक सामने आई जिसका नाम लैंड रेवेन्यू। उससे जानकारी मिलती है कि 1822 में 83.3% अंश उड़ीसा में भू राजस्व के रूप में निश्चित किया गया था। उसे 1840 में 65% किया गया और 1901 में इसे घटाकर 54% किया गया। किंतु यूपी में सन 1855 ईस्वी के सहारनपुर के नियम के अनुसार भू राजस्व को 50% किया गया। महलवाड़ी इलाकों में अधिकतर भागों में सरकारी तौर पर भूमि का 50% ही भू राजस्व 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी में रहा। यहाँ अब ये जो कुल लगान था, इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व कुल लगान जो था वो वास्तव में जमींदारों को प्राप्त होता था, जिसको हमने कहा ना लंबड़दार। दूसरे, जो भूमि जमींदार स्वयं के अधिकार में होती थी अथवा बिना भू राजस्व के अन्य को प्रदत्त भूमि पर आकलित भू राजस्व यानी उस पर जो कैलकुलेट किया गया, एवं तीसरे विविध लाभ यथा बंजर भूमि, चरागाह, वन उपज से प्राप्त आय, इस प्रकार भू राजस्व के मूल्यांकन में प्रथम दो तथ्यों को आधार बनाया जाता था। आगरा, पंजाब और मध्य भारत के कुछ भागों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था से सरकार ने किसानों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि एक वर्ग को मुखिया बना दिया। रेतवाड़ी में तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट था, महलवाड़ी में एक लंबड़दार जो था वो कोई मुखिया बन गया। किंतु ऐसा करते समय सरकार ने एक किसान को अपनी भूमि के अधिकार बेचने अथवा उसकी जमानत पर ऋण लेने के अधिकार प्रदान कर दिए। भू राजस्व की निर्धारित राशि की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक मानी गई। किसान को भूमि विक्रय जो बेचने का अधिकार दिया जाने से परिणाम यह हुआ कि साहूकारों ने ऋण के बदले किसानों की जो जमीन है वो खरीदना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश काल में गांव भू राजस्व
निर्धारण की इकाई थे, जो प्राक ब्रिटिश काल जिसको हम कहें, प्री ब्रिटिश टाइम। किंतु भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा के विकास के साथ ही ब्रिटिश काल में भू राजस्व के निर्धारण के मानदंड बदल गए। लगान का भुगतान पूर्व में गांव का दायित्व था, वह अब व्यक्तिगत दायित्व बन गया। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि भू राजस्व कितना अधिक हो गया था। प्री जो ब्रिटिश टाइम, अर्ली जो टाइम है, उसमें इकाई गांव थे। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा के विकास के साथ ब्रिटिश काल में भू राजस्व के निर्धारण के मापदंड बदल गए। लगान का भुगतान पूर्व में गांव का दायित्व था, वह अब व्यक्तिगत दायित्व बन गया। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने किसानों को खेती पर अधिक ध्यान देने और अधिक उत्पादन करने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे बढ़े हुए भू राजस्व का भुगतान किया जा सके। अंग्रेजी मालगुजारी है के दबाव में उसका जो दबाव रहा, उस दबाव ने काश्तकारों को अधिक उत्पादन और अंतोगत्वा वाणिज्यिक फसलों, जो कमर्शियल, जिनका मूल्य अधिक होता है, फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया। यद्यपि अधिक उत्पादन का लाभ उसे किसान को नहीं मिला, क्योंकि उसे उत्पादित सामग्री के 50% से अधिक मूल्य का भुगतान लगान के वसूल में करना होता था। ब्रिटिश भू राजस्व की चर्चा में इतिहासकार देसाई जो है वो लिखते हैं कि इसकी जगह अब रुपए के लिए नियत भुगतान की प्रथा आई, जिसके अनुसार जमीन के आधार पर उसका वैल्यूएशन निर्धारण होने लगा। फसल चाहे अच्छी हो या बुरी, अधिक जमीन पर खेती हुई हो या कम पर, साल में रुपए की एक निश्चित राशि तय हो गई। जितने बंदोबस्त होते थे, उनमें अधिकांश में निजी काश्तकारों पर लगान नियत होता था, चाहे वे खुद खेती करने वाले हों या राज्य द्वारा बहाल जमींदार हों। भूमि कर निर्धारण और भुगतान के नए रूप और ढंग का व्यापक प्रभाव पड़ा। नई व्यवस्था में भूमि कर सालाना फसल के बदले जमीन के आधार पर रुपए के रूप में निर्धारित होने लगा, और जो जमींदार है या जो भूमि वाला जो गृहस्थ है को राज्य का जो कर है वो उसको हर साल हर हालत में पूरा करना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हुई हो या बर्बाद हुई हो। तो अंग्रेजों ने वो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लाए, रैयतवाड़ी लाए, महलवाड़ी लाए। इन सब में टारगेट एक ही था कि किस प्रकार से अधिक भू राजस्व एकत्रित किया जाए। और फिर जब उन्होंने देखा कि किसानों की परंपरागत जो फसलें हैं, हम बात करें हमारे संदर्भ में तो हमारा बाजरा है, चना है, गेहूं है, तो सरकार वो ब्रिटिश ने देखा है कि इसमें तो अधिक फायदा नहीं है, तो फिर उन्होंने जो वाणिज्यिक जो फसलें हैं, जिनके अंदर जैसे गन्ना जैसी हैं, जिनके अंदर अधिक लाभ हो सकता है, उन फसलों के लिए किसानों को प्रेरित किया। और किसान की भी मजबूरी थी, क्योंकि अब उसको कैश में ऋण चुकाना था, नकदी में ऋण चुकाना था। भू राजस्व और जो कृषि नीति है अंग्रेजों की, उसके यदि हम परिणाम की बात करें तो केवल भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया गया, बल्कि जो आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों से सामाजिक ढांचा भी चरमरा गया। हमारी जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, जिसमें किसान अपनी खेती करता था,
उसके पास में अपने पशु होते थे। हर गांव अपने आप में एक इकाई था। वहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग वाले लोग रहते थे, जैसे खाद लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, कुम्हार जो बर्तन बनाता है। पूरा गांव आपस में जो लोग हैं एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते थे। वो व्यवस्था हमारी खत्म कर दी। और फिर उस जब वो खत्म हुई तो फिर सामाजिक जो ढांचा है वो ढांचा भी उसको भी वो भी चरमराने लगा। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था का विघटन हुआ। इस कारण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव भाई वो भी अब उसका प्रभाव आना था तो उसमें भी बदलाव हो गया। आगे जाकर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विशेष रूप से कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था तथा धन निष्कासन नीति ने भारतीय नेताओं को, भारतीय जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ऐसे ही मुद्दों को लेकर प्रारंभ में राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट जो है वो संकट आ गया। रजनी पामदत्त ने लिखा है कि भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि के कारण किसानों की निर्धनता में तेजी से वृद्धि एवं ग्रामीण किसान जो है वो बहुत ऋणग्रस्त हो गए। किसानों के को अपने खेतों से वंचित होने के कारण बड़ी संख्या में वो बेचारे भूमिहीन हो गए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा महलवाड़ी में कि वो ज़मीन फिर उसकी वो साहूकार खरीद लेते थे जब उस पर ऋण हो जाता तो। और जो खेत हैं उनका टुकड़ों में विभाजन, बिखराव और भूमि का विखंडन, ये सारी उस समय की नीतियों का परिणाम रजनी पामदत्त ने लिखा है। अब जब किसानी की बात होती है, इतनी बात होती है, तो अकालों की भी बात, दुर्भिक्ष जिसको कहते हैं, एक प्रकार का प्रकोप। हम यदि उस समय के विवरण देखें, खासकर जो फेमिन कमीशंस हैं, अकाल जो आयोग हैं, कमीशन हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं 1770 से 1900, ये लगभग 130 साल तक 24 भयंकर अकाल पड़े। 1784 में अवध के अकाल में के दौरान लगान वसूली जारी रही और परिणाम यह हुआ कि किसानों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश काल में भूराजस्व की अधिक मांग तथा कृषक ऋणग्रस्तता ने भारत में अकाल समस्या को अधिक विभत्स बनाया। कैप्टन एडवर्ड ने अपनी अवध क्षेत्र की यात्रा के दौरान इसकी संपन्नता की चर्चा की थी, और ये बात है विद्यार्थियों 1774 की। किंतु 1783 में इसके विनाश के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था कि बक्सर से लेकर बिहार तक 1788 में 1/3 भूमि कृषि रहित हो गई। 1785, 1792, 1807, 1823, 1833, 1854 और 1889, 7 साल मद्रास में भयंकर अकाल पड़े। उत्तरी भारत को भी 1784, 1804, 1837, 1860, 1869, 1878 यहाँ भी अकालों का सामना करना पड़ा। बम्बई को भी 1792, 1803, 1813, 1897 में भयंकर अकाल देखने पड़े। 1837 के उत्तरी भारत के दुर्भिक्ष के विषय में लॉर्ड लॉरेंस ने कहा था कि मैंने जीवन में ऐसा विनाश कभी नहीं देखा।
जैसा पाल बाल एवं होदाद परगनों में फैला हुआ है। ऐसा विवरण मिलता है विद्यार्थियों कि कानपुर की गलियां मुर्दों से भर गई थी। आगरा एवं फतेहपुर में भी यही हाल था। विद्यार्थियों, ये जो फतेहपुर है, इसे आप फतेहपुर शेखावाटी ने समझें। ये फतेहपुर आगरा के पास में है, ये हमारे ये वाला नहीं है। तो वहाँ भी यही हाल था। इस सकाल में 8 लाख लोगों के मिलने की जानकारी मिलती है। भारी लगान के कारण अच्छे वर्षों में बुरी फसल वाले वर्षों के लिए कुछ नहीं बचा पाता था कोई किसान, और वह जो किसान है आसानी से अकाल और मृत्यु का शिकार बन जाता था। यह उसकी बचत शक्ति का अभाव ही था, जो कि सूखे को अकाल का रूप मिल जाता था। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि इन सालों से पहले, जिन 130 सालों की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हिंदुस्तान में हर साल बारिश होती थी और सूखा नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों की यहाँ जो नीति, उनकी जो भू राजस्व नीति, उनकी जो कृषि नीति है, उसके कारण किसान की कमर टूट गई। हमारे पहले यहाँ जो शासक थे, यदि सूखा पड़ता था तो किसानों का ऋण माफ होता था, किसानों को राज्य की तरफ से सहायता मिलती थी, और उस सहायता से, उस ऋण से, और वो जो अकाल राहत कार्य चलाए जाते थे। हमारे यहाँ राजसमंद एक जिला है, वहाँ एक राजसमंद झील है। ये जो झील है, अकाल राहत कार्य का जो निर्माण हुआ उसका परिणाम है। महाराणा राज सिंह ने, जब अकाल पड़ गया, लोगों के खेत सूखे थे, बारिश कहीं थी नहीं, तो लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ वो बांध बनवाया, और आज वो शताब्दियों से बांध वहाँ कायम है। एक परमानेंट आर्टिकल भी बन गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया। ये होती थी हमारे यहाँ के शासकों की नीति। लेकिन अंग्रेज बिल्कुल अमानवीय थे, और उनकी ये इन्हीं नीतियों के कारण 1867 से 69 में संयुक्त प्रांत पंजाब राजस्थान में 12 लाख लोग भूख से मर गए थे। 1866-67 में उड़ीसा भी भयंकर अकाल से पीड़ित रहा और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। औपनिवेशिक सरकार ने अकालग्रस्त लोगों को राहत देने के उपाय नहीं किए। और जो उपाय किए, उनका अधिक लाभ नहीं हुआ। यह पाया गया कि निश्चित सिद्धांतों और सुनिश्चित कार्य प्रणाली के अभाव में जो भी उनकी सहायता थी, उसका कोई लाभ नहीं मिला। विद्यार्थियों, एक 1883 में फैमिन कोड यानी अकाल संहिता जारी की गई, जिसकी जांच का अवसर 1899 से 1901 के अकालों में मिला। इस समय यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिक और मानवीय कम होता है। सामान्य लोगों को भी सरकारी नीति में विश्वास नहीं रहा। अकाल राहत कार्यों पर आधारित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, जिससे स्पष्ट था कि लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। अकालों के समय भारत में खाद्यान्न उपलब्ध रहता था, लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने के लिए धन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि बाजार में खाद्यान्न नहीं था और बाजार शून्य थे,
अनाज से था, लेकिन अब उसको खरीदने के रुपए जो हैं वो लोगों के पास में नहीं थे। तो विद्यार्थियों, हम यदि एक इतिहासकार A.R. देसाई वो चर्चा करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विघटन के परिणामों की बारे में, कि यह सत्य है कि गांवों के अर्थतंत्र के पूंजीवादी रूपांतरण की प्रक्रिया में ग्रामीण सहयोग की भावना का अंत हो गया। ये मतलब वो, जैसे मैंने कहा ना, कि जो सामाजिक ढांचा था वो पूरी तरह गड़बड़ा गया और फिर उसमें सामाजिक परिवर्तन हुए। और सामाजिक जो परिवर्तन हुए, जो प्राक ब्रिटिश काल में गांव की संपूर्ण जो कृषि भूमि का जो स्वामी गांव था और गांव द्वारा परिवार को संयुक्त रूप से भूमि प्रदान की जाती थी, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा व्यक्तिक भू स्वामित्व की स्थापना एवं भूमि को हस्तांतरणीय वस्तु बनाए दिए जाने से संयुक्त परिवार टूटने लगे। संयुक्त परिवारों में बिखराव नहीं आ रहा था, बल्कि गांव के सामुदायिक जीवन एवं पारस्परिक सुरक्षा की भावना भी क्षीण होने लगी। ग्रामीण सहयोग, ग्रामीण आत्म जो पर्याप्तता था और गांव की जो स्वप्रायता के समाप्त हो जाने पर वहाँ के लोगों में सहयोग की भावना का अंत हो गया और इसको बचाया नहीं जा सका। इसीलिए इतिहासकार A.R. देसाई कहते हैं कि गांवों के अर्थतंत्र के पूंजीवादी रूपांतरण की प्रक्रिया में ग्रामीण सहयोग की भावना का अंत हो गया। जो जिनके पास कभी भूमि थी भूमिहीन हो गए, सेठ साहूकार हैं उनके पास में बहुत भूमि आ गई और एक नया जो ढांचा है, नया ढांचा वहाँ पे जो है वो खड़ा हो गया। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में निरंतर वृद्धि, कृषकों जो कृषि पे से जुड़े लोग हैं उनके साथ अत्याचार एवं शोषण का जो परिणाम है वो फिर राजनीतिक चेतना के रूप में भी हमारे सामने आता है। बहुत सारे आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के चलते आप फिर जानते हैं कि फिर देश जो है वो आंदोलन की राह पर चल पड़ा और देश की जो है फिर अंत में आज़ादी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।